लेके हमने अभी तक बातें नहीं करी हैं। हीट की डेफिनेशन पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लें। हीट क्या चीज है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब भी दो जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर सकती है। हीट को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट का सहारा लेते हैं वो यूनिट क्या है? कैलोरी। हीट को किस में मेजर किया जाता है? कैलोरी में। ठीक है। अब यार अगर हीट एनर्जी है तो इसको कैलोरी में भी मेजर किया जा सकता है और किस में मेजर किया जा सकता है? जूल में। तो यार जूल हम लोग मैकेनिक्स में एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज करते थे और कैलोरी इस टॉपिक में हीट को मेजर करने का तरीका है। नो डाउट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। नहीं किसी को पता है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल लिख देते हैं। ठीक है। तो बात आती है यार एक कैलोरी को हम कैसे महसूस करें कि एक कैलोरी क्या चीज होती है ना? जैसे यार एक जूल को अगर कोई महसूस करना चाहे तो बड़ा सिंपल उसकी डेफिनेशन है कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा के अगर कोई चीज 1 मीटर खिसका दे तो एक जूल होता है। भाई जूल डिफाइन किया था वर्कडन में पहली बार, और वर्कडन क्या होता था? F इंटू एस। तो यार 1 न्यूटन का फोर्स लगा के अगर 1 मीटर कोई ऑब्जेक्ट को खिसका दे तो इसका मतलब उस फोर्स ने कितना वर्कडन किया है? 1 जूल। तो 1 जूल के लेके हमारी फीलिंग पहले से है, लेकिन एक कैलोरी को लेके कोई फीलिंग नहीं है। तो उसकी एक डेफिनेशन बनाई गई है, और डेफिनेशन क्या है? 1 ग्राम पानी लो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बदल दो। 1 डिग्री बदलने के लिए हमें उसको गर्म करना पड़ेगा, वो हीट खाएगा तो भी गर्म हो पाएगा। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए जितनी हीट खाएगा वही उसका क्या होता है? 1 कैलोरी। लेकिन अब यार ऐसा देखा जाता है कि वाटर के अंदर हर 1 डिग्री बदलने में बराबर बराबर हीट वाटर नहीं खाता, थोड़ा बहुत अंतर हर 1 डिग्री के लिए होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत क्लियर कट डेफिनेशन दी है कि वो 1 डिग्री कौन सा चुनना है। 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 15.5 डिग्री का बदलाव करने में कितने मास को? 1 ग्राम। 1 ग्राम वाटर को इतना डिग्री से इतना डिग्री ले जाने में उसको जितनी हीट हम खिलाते हैं वो जितना खाता है उसकी खाई हुई हीट कितनी है? 1 कैलोरी। हो सकता है दी हमने ज्यादा हो, क्योंकि अक्सर जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो कुछ खाता है और कुछ एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो उसकी खाई हुई हीट कितनी होगी? 1 कैलोरी। ये 1 कैलोरी की प्रॉपर डेफिनेशन है, नोट कर लें। नोट कर लिया है? बहुत बढ़िया। नहीं करना है? बहुत बढ़िया। जो कुछ करो यार सब बढ़िया है, मगर जल्दी करो जो भी करना है। पिछली क्लास में कौन कौन एब्सेंट था? इतने फक्र से बताने की क्या बात है इसमें? क्लास अटेंड कर ली है? इसका क्या नाम है? आकृति आई थी पिछली बार, फिर लाइव करी थी पिछली, मतलब परसों वाली क्लास की बात चल रही है? अच्छा कल नहीं आए थे, तो जो लोग आज आए हैं वो अगली क्लास में एब्सेंट ना हो। हाँ मतलब परसों वाले, मतलब एक दिन पे मैं उसी बैच की बात करूंगा जनरली। MWF वाले में MWF को लेके, TTS वाले में TTS। भाई अब हीट को कंटिन्यूटी बनाई तो कम से कम हीट तो सभी लोग पढ़े हैं। मॉडर्न में कंटिन्यूटी बनाई है, अगर सॉरी सेमीकंडक्टर में, तो वो कंटिन्यूटी में पढ़े हैं। छोड़ना है तो छोड़ दो कंटिन्यूटी में। यार कुछ तो गंदा रीजन बताओ यार। अभी ऐसे रीजन बताओगे तो इससे पता चलता है कि तुमने यार पढ़ाई को लेके अभी सीरियसनेस कितनी है। तुम अगर किसी को इस समय ये दिखता है कि धूप है, किसी को ये लगता है कि थकावट हो रही है, ये लगता है कि दूर बहुत है, तो इसका मतलब तुम लोग अभी नीट से उतना ज्यादा जुड़े नहीं हो। नींद आती है अगर किसी को ये लगता है, तो ये सब कारण बताते हैं कि अभी तुम्हें यार गोल बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है।
नोट कर लिया भाई लोग। एक नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने बताया कि वाटर का 1 ग्राम अपना 1 डिग्री बदलने के लिए कितनी हीट खाता है? 1 कैलोरी खाता है। तो क्या हर मटेरियल का 1 ग्राम 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 ही कैलोरी खाता है? नहीं। तो हर मटेरियल का 1 ग्राम 1 डिग्री बढ़ाने के लिए अलग अलग हीट खाता है। तो वो जितना खाता है वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? किसी मटेरियल का 1 ग्राम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में, स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी हीट खाता है वही क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या वैल्यू होती है किसी मटेरियल की? वो फिक्स है, वो उसकी पूरी टेबल होती है, वो रटना नहीं होती है, वो क्वेश्चन में दी जाती है। तो बस उसका भाव मन में होना चाहिए कि एस होता क्या है। एस से हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं। एस का मतलब होता है 1 डिग्री बदलने के लिए हीट की जरूरत। ठीक है। अच्छा, वाटर के लिए 1 डिग्री बदलने वाली जरूरत होती क्या है यार? अभी तो पढ़ा है, 1 कैलोरी होती है, रफली 1 कैलोरी होती है हर 1 डिग्री बढ़ने के लिए। अगर मैं लिखूं यार एस वाटर कितना होता है, तो 1 कैलोरी, इसकी यूनिट लिखेंगे पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, तब पूरी बात होगी। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। कोई पूछे यार अगर -40 डिग्री वाली आइस को हम गर्म कर रहे हैं तो एकदम से वो पानी नहीं बनेगा, पहले वो -40 से -10 -20 में आएगा, है ना? तो आइस का 1 डिग्री बदलने के लिए भी उतनी ही हीट खाता है जितनी वाटर खाता है। तो जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई पूछे यार एस आइस क्या होता है, तो उसका आंसर होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यार आइस अपना 1 डिग्री बदलने के लिए कम हीट खाता है, वाटर अपना 1 डिग्री बदलने के लिए ज्यादा हीट खाता है। सबका अलग अलग है। कुछ नया होगा तो वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये 2 स्टैंडर्ड हैं तो शायद हमें पता हो तो बढ़िया है ना? और बहुत सारे मटेरियल हैं जिनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर से बहुत ज्यादा होता है ना? क्या हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये अंदाजा लगता है कि कौन 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट खा के बैठा है? यानी जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा हीट खा के वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर सकता है, रिफ्लेक्ट कम करता है ना? 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक जो थोड़ा सा पैसा आ जाने के बाद पूरी दुनिया में दिखावा करते हैं, यानी यार ये वो ऐसी बॉडी है कि यार बॉडी ने हीट खाई और टेम्परेचर बढ़ गया। और एक वो होता है चाहे जितना आ जाए, सामने से ऐसा लगता है कि बेचारे कितने गरीब हैं। उनमें ज्यादा बदलाव लाइफ स्टाइल में देखने को नहीं मिलता है। बात में यार वो लोग अपना जैसे पहले दिखते थे वैसे ही वो। तो किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है? दूसरे वाले की। खा ज्यादा लेगा, दिखाएगा नहीं। समझ गया यार? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो ज्यादा खा के बैठा है फॉर द सेम टेम्परेचर चेंज, वो बद दिखावा नहीं करता है, टेम्परेचर चेंज नहीं दिखाता है। क्या जनता समझ पा रही है? और पहले वाले कि थोड़ा सा पैसा आया, खर्चा कर दिया, दिखा दिया है दुनिया को कि हाँ टेम्परेचर बढ़ चुका है। बात क्लियर है भाई लोग? जब भी यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात आती है, चलो यार ये बात हम थोड़ा देर बात करते हैं। अगर मुझे किसी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस पता है, ठीक है, तो एस का मतलब होता है हीट टू रेज 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। इसको यार ऐसे महसूस करें यार, हीट जो 1 ग्राम का 1 डिग्री, कितने डिग्री पे चला रखा है? चलो यार, अगर मैं कह रहा हूं यार किसी चीज का 1 ग्राम 1 डिग्री बढ़ाने के लिए एस हीट खाता है, बंद तो हो गया। अब क्या ध्यान देने की जरूरत है? क्या है तुम्हें?
बाहर जाके बैठो फिर। ठंड लग रही है मेरी। क्यों पहन के आए हो? फुल गर्मी लग रही है, सर बंद कराइए, तबीयत खराब होगी तो मेरी क्लास लगेगी। कितने लोगों को ठंडक लग रही है हाथ उठाएं? कितने लोगों को गर्मी लग रही है हाथ उठाएं? ये कोई बात नहीं होती है। क्या समाधान है यार? ये आगे का फैन बंद कर दो, ये वाला, ये फैन बंद कर दो। ठीक, इसको 26 डिग्री पे चला दो। सबका ध्यान रखा जाए। देखो यहाँ फैन नहीं चलेगा तो अरे सर एक काम करिए, वो फैन चालू है। ऐसा इतने लोग जब बैठते हैं तो थोड़ा बहुत कलेक्टिव गर्मी हो जाती है। फैन बंद करने से यहाँ हवा कम लगेगी। ठीक है, तो यार किसी चीज का 1 ग्राम 1 डिग्री बढ़ाने के लिए एस हीट की जरूरत पड़ती है, तो एम ग्राम को कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? एमएस। ठीक है यार, तो एमएस क्या हो गया? हीट टू रेज 1 डिग्री ऑफ एम ग्राम ऑफ सब्सटेंस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है यार? उसकी यूनिट से हमें समझ में आ रहा है कि एस है 1 ग्राम का 1 डिग्री, तो ये क्या है? एम ग्राम का 1 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? और इसी चीज का नाम क्या है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? कि किसी भी मटेरियल का 1 ग्राम बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है ना, उसमें मास वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब मास ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया जा चुका है। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है? हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है? m इंटू एस। यानी किसी सब्सटेंस के m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब बता उसकी यूनिट क्या बन जाएगी? यस, इसकी यूनिट थी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और अब इसकी यूनिट हो जाएगी कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि मास वाली चीज उसमें मल्टीप्लाई हो चुकी है। इसकी यूनिट हो जाएगी कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? एस में m मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया? हीट कैपेसिटी। अगला नाम है, अब मुझे बता एम एस के साथ मैं डेल्टा टी और मल्टीप्लाई कर रहा हूं। डेल्टा टी क्या है? जैसे यार अभी मैं कह रहा था 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत है, अब मैं बात कर रहा हूं कि डेल्टा डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत है। डेल्टा टी डिग्री बढ़ाने के लिए कितना होगा? हाँ, क्या अब ये हो गया हीट टू रेज डेल्टा टी डिग्री ऑफ m ग्राम ऑफ सब्सटेंस। यार अगर मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? कैलोरी। यानी यार ये हमारे पास जो अब नया फॉर्मूला आया है, ये हीट का फॉर्मूला है। हीट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? एम एस डेल्टा टी। इसको सीधे महसूस कर सकते हैं यार। एस होता था 1 ग्राम 1 डिग्री के लिए, एम मल्टीप्लाई किया तो मास वाला टर्म खत्म हो गया, और डेल्टा टी मल्टीप्लाई किया तो 1 डिग्री वाला टर्म खत्म हो गया। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कैलोरी। सब कुछ एस से बना है, बेसिक डेफिनेशन एस की आई है तो हीट का ये फॉर्मूला बना है। क्लियर भाई लोग? 3 चीजें आई यार, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट, 3 चीजें आई हैं। बोलो बेटा, कुछ रीड करने में दिक्कत है? कैलोरी क्यू, हीट को क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं।
नोट कर लिया भाई लोग। हीट कैपेसिटी होता है किसी भी मटेरियल का 1 ग्राम किसी भी मटेरियल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट की जरूरत। उसमें मास वाली लैंग्वेज मास वाला टर्म नहीं है। किसी भी चीज का 1 ग्राम किसी भी चीज का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत है वो हीट कैपेसिटी है। और किसी भी मटेरियल का 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट की चाहिए वो एस है। और किसी भी मटेरियल को जितनी हीट चाहिए वो क्यू है। उसमें ना मास बोला जाएगा ना टेम्परेचर बोला जाएगा, है ना यार। Q बराबर एम एस डेल्टा टी है। किसी भी m मास के सब्सटेंस का अगर डेल्टा टी डिग्री बढ़ाया है तो उसको कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, एम एस डेल्टा टी। बात क्लियर है भाई लोग। कुछ और नाम इन्वॉल्व होने वाले हैं। जब भी यार कोई मटेरियल अपनी स्टेट मेंटेन रखता है, यानी सॉलिड सॉलिड रहते हुए गर्म किया जा रहा है, तो वो बतलाता है कि उसका टेम्परेचर बदल रहा है। लिक्विड लिक्विड रहते हुए टेम्परेचर बदल रहा है, हीट खा रहा है, तो वो बताता है कि टेम्परेचर बदल रहा है। गैस गैस रहते हुए, है ना, अगर हीट खा रही है तो वो बताता है कि टेम्परेचर, बेसिकली उसमें थर्मोमीटर रखोगे तो टेम्परेचर का बदलाव नजर आएगा एक ही स्टेट में रहते हुए। लेकिन जब वो स्टेट बदलता है तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर का बदलाव नजर नहीं आता है। बेसिकली वो हीट खाता है, किसी दूसरे प्रोसेस में खर्च करता है, यानी वो हीट खा के मॉलिक्यूलर मोशन नहीं बढ़ाता है। बेसिकली टेम्परेचर हमेशा क्यों आता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाते हैं। थर्मोमीटर पे अगर हम थर्मोमीटर ऐसी चीज पे रखे हैं जिसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं तो थर्मोमीटर अपने आप ज्यादा रीडिंग दिखाता है। अगर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन नहीं बदल रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है। तो ये हीट खाता है, कोई भी सॉलिड हीट खाता है और लिक्विड बदलता है, तो उस दौरान थोड़ी देर के लिए वो अपने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन नहीं बदलता है, बल्कि वो इंटरनल फोर्सेस को ओवरकम करने में वो एनर्जी खर्च करता है और सॉलिड से क्या बना देता है, लिक्विड। तो वो हीट तो खाता है मगर रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं करता है, यानी वो टेम्परेचर बदलाव में नजर नहीं आता है। तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। हिंदी में उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी गुप्त रूप से वो ऊष्मा खा रहा है, दिखा नहीं रहा है। नहीं होता यार कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब घोटाले पे घोटाला करते रहते हैं और चेहरे से सज्जन बने हुए दिखते हैं। ये वही है कि जिस दौरान फेस चेंज होता है उस दौरान घोटाला भी होता है और बिल्कुल नजर नहीं आता कि घोटाला हो रहा है फेस चेंज के दौरान। तो अब यार 2 तरह के फेस चेंज हो सकते हैं यार, सॉलिड से लिक्विड बदल सकता है और लिक्विड से गैस बन सकता है। तो 2 तरह के हम लोग लेटेंट हीट की बात करने वाले हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब क्या है कि वो हीट जो कोई मटेरियल खाता है अपना फेस चेंज करने के लिए पर ग्राम, उसका पर ग्राम जितनी हीट खाता है, यूनिट मास जितनी हीट खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो गया कि कोई अगर लिक्विड से गैस बनने में जितना उसका 1 ग्राम हीट खाता है वो क्या हो गया। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होना चाहिए, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी नहीं, हीट फॉर यूनिट मास। यूनिट मास के लिए जितनी हीट की, इसमें टेम्परेचर वर्ड क्यों नहीं आया, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो किसी मटेरियल का यूनिट मास अपना फेस चेंज करने में जितनी हीट खाता है वो क्या हो गया। अगर मुझे यार ये पता हो कि इस सब्सटेंस का m ग्राम है तो वो कितनी हीट खाएगा, mLF। यार L होता है 1 ग्राम कितनी हीट खाता है, तो m ग्राम कितनी हीट खाएगा, mLF। इसी तरह से यार लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होगी कैलोरी पर ग्राम। तो बता m ग्राम, अगर किसी लिक्विड का m ग्राम हीट बदला है तो हीट कितना होगा, m इंटू LV। क्या ये पूरा लॉजिक समझ में आ रहा है। कुछ नाम यूज हुए हैं वो सबको पहले से पता है। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बदलना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, अगर उल्टा प्रोसेस हो रहा हो, जैसे यार आइस को गर्म करके यानी उसको हीट खिला के हम लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से हीट निकाल के आइस भी बनाया जा सकता है। नहीं, तो जब मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं तो केवल सॉलिड से लिक्विड के लिए है या दोनों के लिए है, दोनों के लिए यार। अगर तुम सॉलिड से लिक्विड बनाओगे तो इतनी हीट खाएगा और लिक्विड से सॉलिड बनाओगे तो इतनी हीट निकालेगा। इतनी हीट निकाल के वो सॉलिडिफाई हो सकता है। तो ये नाम सबको पता है यार। फ्यूजन का मतलब होता है लिक्विड से सॉलिड बनना
मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड बनना। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस शुरू होगा उस टेम्परेचर का नाम क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारे नाम से फैमिलियर हो गए हैं तो नोट कर लें। किसमें? हाँ दोनों में बैठेंगे, लेकिन इसमें क्या है, लिक्विड और सॉलिड एग्जिस्ट करेंगे, उसमें लिक्विड और गैस एग्जिस्ट करेंगे। जब प्रोसेस चलेगा तो उस समय सॉलिड भी होगा और कन्वर्जन हो रहा होगा तो उस समय लिक्विड भी होगा। उस टेम्परेचर पे दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी। उसको फ्यूजन कहाँ बोलते हैं, उसको तो वेपराइजेशन बोलते हैं। हाँ सॉलिड लिक्विड दोनों है। हाँ तो वही लिखा ही है, जब चेंज होगा तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सॉलिड से अगर कोई लिक्विड में चेंज हो रहा है या लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना उस टेम्परेचर पे, बात एक ही है। नोट कर लिया भाई? जब भी मेल्टिंग या फ्यूजन होगा तो ऑब्वियसली यार लिक्विड से सॉलिड कन्वर्जन चल रहा होगा, तो क्या दोनों चीजें उसी टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही होंगी, और जब भी सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा तो भी दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो मेनली हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूजन के दौरान उल्टा प्रोसेस होता है और मेल्टिंग के दौरान सीधा प्रोसेस, मतलब लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बनना मेल्टिंग है और लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। अब इसी का अगला वर्जन, जब लिक्विड से गैस कन्वर्जन होगा, लिक्विड से उसी का वेपर बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन जिस टेम्परेचर पे वेपराइजेशन होगा यानी लिक्विड से सॉलिड बनेगा, उसी टेम्परेचर का नाम ही क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जिस प्रोसेस में लिक्विड बेसिकली लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर हो जाता है, तब ऐसा होता है ना। तो उस टेम्परेचर का नाम जिसमें मैं कहूंगा कि यार लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर हो जाता है, तो उस प्रोसेस में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। और जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपराइजेशन उसका होगा, उस टेम्परेचर का नाम हमने क्या रखा है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं कभी, अगर कोई सॉलिड बिना लिक्विड में बदले सीधे किस में बदल जाता है, गैस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये सब चीजें कभी ना कभी लाइफ में आई होंगी, एक बार फिर से लिख ले।
पहली लाइन में बॉइलिंग का मतलब बताया गया है और दूसरी लाइन में बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया गया है। एक नाम आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? ये वेपोराइजेशन का उल्टा प्रोसेस है ना। तो जैसे ये लिक्विड से वेपर बनना, इसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। तो फिर यार उल्टी बात हम यहां भी कर सकते हैं यार, लिक्विड से गैस से लिक्विड का बनना, इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब यार चाहे लिक्विड से वेपर बने तो वो कितनी हीट खाएगा पूछा जाएगा, तो उसका आंसर है Q बराबर mLV। या अभी कभी कोई बोले यार कि गैस से लिक्विड बन रहा है तो वो कितनी हीट निकालेगा, तो उसका भी आंसर क्या होगा? Q इक्वल टू mLV। बात क्लियर है? जब यार वो लिक्विड से गैस बनने के लिए हीट खाता है तो उतनी हीट फिर निकालता भी होगा जब उसको गैस से लिक्विड में बदलेंगे उसी टेम्परेचर में रहते हुए। तो ये फॉर्मूला दोनों केस में काम करेगा यार, वेपोराइजेशन के लिए भी और कंडेंसेशन के लिए। क्या यहां पिछले वाले डिस्कशन में भी सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए भी यही हीट का फॉर्मूला काम करेगा और लिक्विड से सॉलिड बनने के लिए भी यही हीट का फॉर्मूला काम करेगा? केमिस्ट्री में तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है? कितने लोगों ने पढ़ लिया है? अच्छा, आधा अधूरा पढ़ लिया है। पढ़ लेते हो थोड़ा, फिजिक्स में आसान हो जाता बताना, इसलिए मैं पूछ रहा था। कुछ चीजें कम करा देते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा अलग है, कुछ चीजें अलग हैं, कुछ चीजें कॉमन भी हैं। हाँ हाँ, काफी कुछ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस तो लगभग सेम ही है, थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा अंतर है। और जैसे वहां बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी और ये सब चलता है, वो सब इसमें नहीं है। काफी कुछ बेनिफिट मिलता है, वहां का यहाँ, यहाँ का वहां। तो अब यहाँ का वहां फायदा उठाना है यार, वहां का जब हुआ ही नहीं है। तो हम लोग यार आज के टॉपिक का नाम देने वाले हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मतलब कि हर वो बात जिसमें हम हीट एक्सचेंज की बातें करें वो क्या है? कैलोरीमेट्री। यानी कोई चीज ठंडे से गर्म हो रही है मतलब हीट खाई है, गर्म से ठंडी हो रही है हीट निकाली है, या एक ठंडी बॉडी गर्म बॉडी के साथ टच में लाई गई है, तो क्या होगा यार? थोड़ी देर में दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो गर्म बॉडी ठंडी बॉडी को हीट खिलाएगी और ठंडी बॉडी उससे हीट खाएगी। तो सिंपल सी बात है, जितनी उसने दी होगी उतनी इसने ली होगी। यानी हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, ऐसा जहां लग जाए वो डिस्कशन किसके अंतर्गत आता है? कैलोरीमेट्री के अंतर्गत, है ना। हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी और हीट टेकन बाय द कोल्ड बॉडी, वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। नहीं, मान लिया हीट हॉट बॉडी टी हॉट से लेके टी कॉमन में आ गई है, और ठंडी बॉडी, इसको कॉमन की जगह हम लिख देते हैं, चलो यार कॉमन ही लिख देते हैं, और ये कोल्ड बॉडी कुछ टी नॉट लिख देते हैं यार, टी हॉट से टी नॉट पे आई है, और ये टी कोल्ड से बढ़ के कितने पे चली गई है? टी नॉट पे। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ S1 है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 है। तो बता इसके लिए हीट का क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ, M1 S1,
यार यहां फॉर्मूले में डेल्टा टी नहीं है। जब मैं कहता हूं हीट गिवन, तो इसका मतलब मुझे पता है कि इसने हीट दिया है, तो इसको भी पॉजिटिव लिखना है, और मुझे पता है इसने हीट लिया है तो इसको भी पॉजिटिव लिखना है। पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें ही आपस में बराबर हो सकती हैं। तो यार पॉजिटिव लाने के लिए हम हमेशा हाई से, यानी पहले हाई था और बाद में क्या हो गया है लो, तो क्या लगाएंगे टी एच से टी नॉट। फिर बता रहे ठंडी बॉडी पहले टी कोल्ड पे थी और अब किस पे आ गई है टी नॉट पे, तो पहले ज्यादा था या बाद में? बाद में। तो ये लिखेंगे M2S2 टी नॉट माइनस टी कोल्ड। हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर घटाना है, ये ध्यान रखना है। बात क्लियर है? तो जहां पे हमें ऐसा कुछ लगाना पड़ जाए, हीट गिवन हीट टेकन, वो सब डिस्कशन किसके अंतर्गत आता है? कैलोरीमेट्री के अंतर्गत, है ना। और ये क्यों लगता है? एनर्जी कंजर्वेशन, जितना वो देगा उतना एनर्जी लेगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। इतना दुखी होने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। अगल बगल बैग रख दो तो उससे हवा ना आए, बीच में दीवार बना दो एक बड़ी सी, इसको हवा ना मिले। ऐसे पकड़ के बैठना नहीं, ये भी उठा के रख दो उसी के ऊपर। तबीयत खराब है क्या? हाँ, और इन लोग की भी खराब है। सबके लिए तो सबके लिए तो पंखा बंद हो गया, और 26 डिग्री तो बहुत नॉर्मल टेम्परेचर है। इसका स्विंग नीचे हो सकता है, सब नीचे आ जाए सीधे। चलो यार बंद कर दो यार, जनता की डिमांड है, बंद कर दो, ज्यादा दुखी करने से। कहाँ, यहां से थोड़ी बंद होगा यार, वहीं से हो जाएगा, रिमोट से नहीं काम कर रहा। हाँ, उतने बजे तक जितने बजे तक रोज होती है। हाँ, क्यों आज कौन सा मैच है? हाँ ठीक है, चले जाना, उसमें क्या है। क्लास तो चलती रहेगी ना, अपना पढ़ लेना बाद में जाके, रिकॉर्डिंग हो रही ना। है नहीं, मैंने वो BMS वाला आयुर्वेदिक है। हाँ, होम्योपैथिक हॉस्पिटल है वहाँ, होम्योपैथिक है शायद, या आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है। मुझे यार बड़ा कंफ्यूजन में डाल देते हो यार तुम लोग। नोट कर लिया भाई? एक तो बिजली खर्चा होती है ऊपर से। हाँ, तो गर्मियों में बचाना थी। एक आध क्लास ऐसी भी होना चाहिए यार, सारे फैन बंद करके खूब गर्मी में। लाइट कैसे है? हाँ, लाइट थोड़ा डिम करके, उससे क्या है कि एकदम मतलब रियलिस्टिक प्रैक्टिस होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटर में लाइट अचानक से चली जाती है, तो हमारा फोकस ना खराब हो, इसलिए हम लोग को ऐसी प्रैक्टिस करना चाहिए। और कम लाइट में भी पढ़ने की आदत होना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ था कि एग्जाम के दौरान आंधी आ गई थी। हाँ, तो आंधी की प्रैक्टिस नहीं करना भाई, पहले ध्यान दें। आंधी आने से बाद अंधेरा हो गया था, पूरा माहौल एकदम अंधेरा हो गया था। ये कुछ 3-4 साल पहले की बात है। सर एक बार बर्फ के क्यूब्स हुए रखे, कहीं कश्मीर का कॉलेज मिल गया। नहीं बेटा, सेंटर तुम जहां का डालोगे वहीं का मिलेगा।
अब तुम यार कश्मीर का डालो तभी कश्मीर मिलेगा ना, इंडिया मतलब लखनऊ का डालोगे तो लखनऊ मिलेगा, अब इतना भी यार अंधेर थोड़ी है यार। तो उसमें क्या है, लाइट की विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि जो एकदम खिड़की के बगल में बैठे होंगे उनको हल्का हल्का शायद दिखाई दे रहा होगा, और जो बीच क्लासरूम में होंगे उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो क्या हुआ था, कुछ सेंटर में बाद में 10 मिनट ज्यादा दे दिया गया और कुछ सेंटर में 10 मिनट ज्यादा नहीं दिया गया। तो उसमें बड़ा मतलब पक्षपात हो गया था, जिनको 10 मिनट ज्यादा मिल गया बाद में और खिड़की के पास थे तो उन्होंने तो उस दौरान भी लिखा और 10 मिनट बाद भी लिखा, तो उनको 10 मिनट का फायदा हो गया। या जिनकी प्रैक्टिस थी लो लाइट में पढ़ने की उनको भी फायदा हो गया। तो ये प्रैक्टिस यार कभी कभी काम आ जाती है, इसलिए हम लोग को हर माहौल में एडजस्ट करना सीखना चाहिए। बात सुनते सुनते नोट करना भाई, हो गया है तो आगे बढ़े। किसी भी सॉलिड की लाइफ में 3 स्टेट हो सकती है, किसी भी मटेरियल की लाइफ में 3 स्टेट हो सकती है जनरली। गर्म करते करते अगर वो कंपाउंड ना बने तो ऐसा भी है कि सर कागज को हम गर्म करने जाते हैं तो वो तो जल के खत्म हो जाता है सर, उसमें 3 स्टेट कब आई, तो भैया उसका कंपाउंड बन गया, वो अपनी स्टेट बदल ही नहीं पाया है, उससे पहले उसका ऑक्साइड बन गया, है ना। तो ये नियम वहीं लागू होगा जहां पे कोई मटेरियल केमिकल रिएक्शन ना करे। केमिकल रिएक्शन करेगा तो अब तुम कहते हो कि सर पटाखे में हम आग लगाते हैं तो वो तो मेल्ट होके पानी नहीं बनता है, सीधे धमाका हो जाता है। तो ये सब चीजों को छोड़ के मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनमें कोई केमिकल प्रोसेस ना हो, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम ले लो कि -40 डिग्री पे आइस है, -40 डिग्री पे आइस है, उसको गर्म करते जाए तो क्या होगा यार, 20 डिग्री की आइस बनेगी, 10 डिग्री की आइस बनेगी, फिर 0 डिग्री की आइस बनेगी। जैसी 0 डिग्री की आइस बनेगी तुम उसको और गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, पानी बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा यहां बना है, ठीक है, पानी बनना शुरू हो जाएगा। फिर पानी को गर्म करोगे तो पानी पानी रहेगा, टेम्परेचर बदलने लगेगा। इस जगह पे जाके टेम्परेचर रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर, जब तक वो सॉलिड से लिक्विडिफिकेशन शुरू हुआ है और जब तक पूरा लिक्विड बन ना जाए तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, टीएम। टीएम मतलब मेल्टिंग पॉइंट। फिर जब यार पूरा मेल्ट हो गया फिर से हीट खिलाओगे तब फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते ये टीबी तक पहुंच जाएगा। टीबी मतलब हाँ वेपराइजेशन वाला टेम्परेचर, या टीबी लिखो यार, ये टीबी बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर। तो अब क्या यार, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अब गैस का कन्वर्जन शुरू हो गया है। यहां मैं ढक्कन बंद कर देता हूं यार वरना गैस उड़ जाएगी। तो अब यार गैस का कन्वर्जन शुरू हो गया है, गर्म करते जाएंगे तो जब तक पूरी गैस ना बन जाए तब तक फिर से इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, टीबी रहेगा। नहीं, फिर यार अब हम चाहें तो यार इस गैस का भी टेम्परेचर बदल सकते हैं, मगर वो हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। अभी हम बस यहीं तक अपनी कहानी रोक देते हैं, ठीक है। तो यार इन सारे प्रोसेस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, बताओ यार, यहां से यहां के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, कितनी हीट खिलाई इसका क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q = ms T2 - T1। यहां से यहां तक क्या लगेगा, ms Tm - T2। यहां से यहां क्या लगेगा, जल्दी बताएं। अब यहां टेम्परेचर बदल नहीं रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ml। अभी आज ही के दिन पढ़ा है ml। ml कब लगता है, जब टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, मगर हां स्टेट चेंज करता है। फिर बताया ये Tm से T3 तक पहुंच गया तो अब क्या लगेगा, ms लिक्विड T3 - Tm। ये ध्यान रखना यार, इससे पहले जो S चल रहा था वो सॉलिड वाला S था, और अब जो S चलेगा सॉलिड वाला S और लिक्विड वाला S जरूरी नहीं है कि सेम हो, बल्कि नहीं होता है। यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, M SL TB - T3 यहां तक। अब बता जरा, यहां पे फिर लिक्विड से गैस बनने लगी तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, MLV लगेगा। फिर यहां से यहां कौन सा लगेगा यार, T5 - Tm। यार अब यार ये जो चीज है ना यार, कि अगर मैंने इसके कंटेनर का ढक्कन बंद रखा है तो मैंने यार इस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स रखा है,
तो इसको मैं SV लिख देता हूं। यानी यार जब हम गैस रहते हुए टेम्परेचर बदलाव करते हैं तो वो टेम्परेचर बदलाव प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। मतलब यार उतनी हीट ढक्कन बंद करके खिलाओगे तो अलग हीट खाएगा, ढक्कन खोल के खिलाओगे तो बेसिकली पिस्टन लगा के अगर हम पिस्टन को फ्री करके हीट खिलाएंगे तो अलग हीट खाएगा, पिस्टन को फिक्स करके खिलाएंगे तो ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। इसलिए इस डिस्कशन को अभी हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं, बट थोड़ी सी बात हम और करेंगे। गैस के केस में यार ये फॉर्मूला ms डेल्टा टी के बजाय यहां एक नाम आता है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या नाम आता है? मोलर हीट कैपेसिटी। चलो यार वो बात हम अलग से कर लेंगे, अभी मतलब दखल अंदाजी ना करें। क्या ये पहले तो समझ आए कब कहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जब टेम्परेचर बदल रहा है तो ms डेल्टा टी, और जब फेज बदल रहा है तब ml। बस इतना याद रखना है। चलो एक यहां ग्राफ बनाया गया है, ऐसे ही किसी मटेरियल के अंदर फेज कन्वर्जन के दौरान टेम्परेचर और हीट टेकन का फॉर्मूला है। क्यों यहां पे क्या है? हीट टेकन। नहीं, अगर मैं कहूं यार इसको मैं किसी बर्नर से हीट खिला रहा हूं जो P का पावर हर सेकंड खिलाता है, P का पावर हर सेकंड खिलाता है, तो T टाइम में कितना पावर खिलाएगा? T टाइम में कितना हीट खिलाएगा? Q। अगर मुझे यह पता हो कि हर सेकंड कितनी हीट खिलाता है, P क्या है? हीट पर सेकंड। ये किसी बर्नर का पावर है कि कितनी हीट वो पर सेकंड खिला रहा है, तो T टाइम में कितना खिलाएगा? P इंटू T। यार पावर कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पता हो तो T टाइम में कितनी हीट निकालेगा? P इंटू टी। मैं ये क्यों बता रहा हूं, यहां ऐसी क्या बात करने की जरूरत पड़ी? यार ये ग्राफ टेम्परेचर और हीट के बीच में है, या टेम्परेचर और टाइम के बीच में कोई ग्राफ बनाएगा तो उसका भी नेचर यही होगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ Q क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। टाइम और Q क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा देर किसी को बर्नर के सामने रखा जाएगा वो उतनी ज्यादा हीट खाएगा, तो टाइम बदलेगा तो हीट भी बदलेगी। खैर अभी जरा ये ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यार इस ग्राफ को सोचो यार वाटर के लिए ही बनाया है, वाटर के लिए, और मैंने ग्राफ की रेफरेंस लाइन निगेटिव से शुरू करी है, जीरो से शुरू नहीं करी। कहां से शुरू करी है? निगेटिव से। वाटर है इसलिए। मान लिया यार वाटर -40 डिग्री पे था, तो 0 डिग्री में जाने तक उसके हीट टेकन का फॉर्मूला कौन सा काम करेगा? ये वाला। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सीधा करके लिख रहा हूं, Q इक्वल टू ms T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, T इनिशियल ये था, कुछ खास था। T फाइनल किस पे डिपेंड करता है? Q पे। जरा ध्यान दें, क्या बता यार Q बढ़ाने के साथ साथ ये बदलेगा या ये बदलेगा? भाई इनिशियल थोड़ी कोई बदल सकता है, फाइनल बदल। जितना ज्यादा हीट खिलाओगे T फाइनल उतना ही। तो यहां पर यार T फाइनल Q का फंक्शन है। इसको मैं सीधा करके लिख रहा हूं, इसको मैं उस फॉर्म में बदलने वाला हूं कि T फाइनल Q का फंक्शन है। जैसे जैसे हम Q बढ़ाएंगे वैसे वैसे T फाइनल भी बढ़ेगा। ये T फाइनल टेम्परेचर है भाई, और ये T, यार मिक्स मत करना भाई, ये T क्या है? टेम्परेचर है। कई जगह टेम्परेचर थीटा में लिखा होता है, इसीलिए कि लोग कंफ्यूज ना हो। इसको मैं थीटा लिख दूं, चलेगा? थीटा में भाव नहीं आ रहा है, थीटा में एंगल का भाव आता है। नहीं, मैं थीटा लिख रहा हूं यार, यहां भी थीटा ही लिखा है मैंने। थीटा भी लिखा रहता है यार कई जगह, तो उससे क्या? थीटा क्या है यहां पर? टेम्परेचर, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में। थीटा जब भी मैं लिखूं तो क्या होता है? टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इसको सीधा कर रहा हूं, Q अपॉन ms। यार ये ms कहां गया? डिवाइड में, बराबर क्या? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। तो थीटा फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा? क्या ये थीटा इनिशियल इस तरफ आ जाएगा? तो ये फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन ms इंटू Q प्लस थीटा इनिशियल। ये फॉर्मूला हर उस जगह पे काम करेगा जहां जहां मैंने ms डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाया है। अब जरा बताओ, Q
एक मिनट, ये क्या था Q, ये क्या है थीटा। यार ये भी चलो ठीक है, जनता की मांग पे मैं एक बार फिर से बदलाव कर देता हूं, क्योंकि यार लोग Q और थीटा में भी कंफ्यूज हो जाएंगे यार, इससे अच्छा नहीं, कैपिटल T केल्विन के लिए होता है, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। T फाइनल, T इनिशियल, T फाइनल, T इनिशियल, T फाइनल चाहिए और वो होगा ये। T फाइनल का फॉर्मूला है 1/ms इंटू Q इंटू T इनिशियल। क्या मुझे बताएं, ये T फाइनल को मैं y एक्सिस में ड्रॉ करने वाला हूं, Q को मैं x एक्सिस में ड्रॉ करने वाला हूं, और बगल में क्या लिखा है y इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स प्लस सी। पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आता है तो वो ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, जिसमें यार इसका ये स्लोप है, m क्या है यार, m के फॉर्मूले में ms आया है, चलो, जिसमें यार x के बगल में जो होता है वो क्या होता है, स्लोप। तो बता यार इसका स्लोप क्या है, 1/ms है, स्लोप इसका क्या है 1/ms। अच्छा m इंटू एस क्या होता था, हीट कैपेसिटी, इसको मैं लिख सकता हूं 1 हीट कैपेसिटी। इसका स्लोप आया है 1/ms यानी 1 हीट कैपेसिटी। इस बात पे किसी को कोई आपत्ति है? इसका c कितना आया है, c मतलब इंटरसेप्ट, इसका c आया है t इनिशियल, और t इनिशियल नीचे आएगा। हमने जीरो वाली लाइन बनाई नहीं है, वरना हम जीरो वाली लाइन के उसको नीचे बनाते। जीरो वाली लाइन ये है एक्चुअली, क्या ये ग्राफ जीरो वाली लाइन से नीचे बनेगा और लाइन ग्राफ बनेगा जिसका स्लोप कितना है 1/ms, यानी ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है जिसका इंटरसेप्ट निगेटिव है। क्या जनता समझ पा रही है? पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है जिसका टी इनिशियल फिलहाल क्या है, निगेटिव है। कितनी बात समझ में आ रही? ये ग्राफ लाइन वाला तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। ये फॉर्मूला कब तक एग्जिस्ट करता है, जब तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू नहीं हो जाता। मुझे बताया जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है तब भी टेम्परेचर बदल रहा होता है क्या? नहीं बदल। लेकिन तब क्या ये हीट खा रहा होता है कि नहीं? यानी यार इस दौरान क्यों बढ़ेगा मगर टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा। कब तक? यार ये थीटा मेल्टिंग, सॉरी ओके, थीटा मेल्टिंग है, ये थीटा मेल्टिंग है। मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, एमपी का मतलब क्या है यहां पे, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें हीट तो खाता है मगर टेम्परेचर फिक्स रहता है। फिर बताओ जरा, इसके बाद जब मेल्टिंग पूरी हो गई है अब फिर से कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, ms डेल्टा टी करेगा, यही फॉर्मूला फिर से काम करेगा। और जब फिर से यही फॉर्मूला काम करेगा तो फिर से यही ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, लाइन ग्राफ। और फिर से स्लोप का मतलब क्या होगा 1/ms। लेकिन इस बार s बदल चुका, पहले s लिक्विड वाला था, पहले सॉलिड वाला था, और अब s क्या हो गया है, लिक्विड वाला। यानी फिर से ग्राफ ऐसा ही बनेगा। क्या जनता समझ पा रही? और इस बार इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि टी इनिशियल जीरो है बेसिकली। हाँ, जीरो वाली लाइन से शुरू होगा ये, नहीं जीरो वाली लाइन ये है भाई। फिर बता यार ये ग्राफ कब तक चलेगा? ये ग्राफ तब तक चलेगा जब तक ms डेल्टा टी का फॉर्मूला काम कर रहा है, यानी यहां तक। फिर क्या होगा, फिर से यार उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा और हीट तो खाएगा, क्यों तो होगा, मगर टेम्परेचर फिक्स रहेगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक पूरी गैस नहीं बन जाती। और गैस बनने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी फिर से काम करना शुरू कर देगा। तो ये ग्राफ के सारे स्टेट को एक्सप्लेन कर रहा है। ये ग्राफ किसके किसके बीच में, टेम्परेचर वर्सेस क्यू के बीच में है। यह हम टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए ना, तो वो भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, सेम ही नेचर का बनेगा।
अगर टाइम में ग्राफ बनाओगे तो यहां पे तुम लिखोगे किस टाइम पे वो फेज कन्वर्जन शुरू किया है, किस टाइम पे फेज कन्वर्जन खत्म हो गया। और अगर ये हीट में ग्राफ है तो यहां लिखोगे कितनी हीट खा के उसने फेज कन्वर्जन शुरू किया है, फिर कितनी हीट खाने के बाद फेज कन्वर्जन हो गया, वगैरह वगैरह, है ना। अभी यार हम एक एग्जांपल करेंगे तो बात में और क्लैरिटी आएगी। इतनी बातें पहले समझ लें, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताएं। अरे यही नोट कर लिया करो, सब लोग टाइम ले रहे हैं तो वो टाइम बचाओ अपना, घर पे भी तो बहुत सारे काम होते हैं। जरूरी है इतना डिजाइनर बनाया जाए? बस इतना बना लो कि तुम्हें समझ आ जाए कि क्या बातें हो रही हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आइस लिया है, तभी मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्टिंग दिखाई और 100 पे बॉइलिंग दिखाया है। क्या हर मटेरियल के लिए ये टेम्परेचर अलग अलग होते होंगे? लेकिन ये जो ग्राफ का पैटर्न है ना, ये हर मटेरियल का ऐसा ही बनता होगा। हर मटेरियल जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है टेम्परेचर बदलने पे, जैसे लोहे को तुम गर्म करो, लोहा यार हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है नेचर में? सॉलिड फॉर्म में। उसको गर्म करोगे तो किसी टेम्परेचर पे वो क्या होगा? मेल्ट होगा। और फिर मेल्ट करते करते अगर तुम और टेम्परेचर बढ़ा दो तो किसी ना किसी टेम्परेचर पे वो वेपराइज हो जाएगा। इसका मतलब यार लोहे के लिए भी यही रूल काम करेंगे, बस उसका टेम्परेचर आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। ये नेचर ऑफ ग्राफ हर मटेरियल के लिए एग्जिस्ट करेगा जो तीनों फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट होता है। हाँ, स्लोप डिफरेंट होंगे क्योंकि दोनों का ऐसे डिफरेंट है तो स्लोप भी डिफरेंट होगा। और ये जो पॉइंट लिखा है ये इस ग्राफ के लिए लिखा है। फ्यूजन का मतलब ये जब आइस मेल्ट करके क्या बनाती है? वाटर। उस दौरान टेम्परेचर रुक जाता है।
तो ये ग्राफ अगर समझ में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11वां देखें जरा, 11th। बोलना नहीं है, मैं हाथ उठवाऊंगा, सब लोग देख लें, उसके बाद अपना आंसर बताएं। ए वाले हाथ उठाएं 11th में। अभी लोग नोट ही कर रहे हैं। हाँ भाई, पढ़ लिया है। 11th के ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले, सी वाले, डी वाले। सी लिखा है हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, और डी लिखा है इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर। क्या स्लोप जो होता है किसी ग्राफ का स्लोप, तो डी से ई तक का स्लोप, डी से ई तक का स्लोप क्या बताएगा, हीट कैपेसिटी या इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी। यार ये 1 अपॉन हीट कैपेसिटी है, और 1 अपॉन हीट कैपेसिटी को क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ। यार डी से ई किसको डिनोट कर रहा है, जब गैस से गैस में टेम्परेचर बदल रहा होता है, तो इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर। क्या जनता समझ पा रही है इस बात को? मुझे बता यार, बी से सी के दौरान, बी से सी के दौरान ये क्या डिनोट करेगा, इसका स्लोप क्या डिनोट करेगा, इनवर्स ऑफ लिक्विड। क्या समझ रहे हैं? तो ओ से ए के दौरान, चलो ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखे जरा, 12वां क्वेश्चन में कहा गया इस ग्राफ को देख के बताना है इसका LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। इस ग्राफ को देख के बताना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। और ये ग्राफ Q के बीच में नहीं, T के बीच में बनाया गया है। मैंने कहा था यार ग्राफ का नेचर सेम ही रहता है, चाहे Q में बनाओ चाहे T में बनाओ, नेचर सेम ही है। इन्होंने कहा यार कि इसको कांस्टेंट हीट खिलाई जा रही 42 किलो जूल पर मिनट, यानी यार ये 42 किलो जूल पर मिनट ये पावर दिया है, 42 जूल पर मिनट ये क्या दिया है, पावर। क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका LV क्या होगा, तो मुझे बताओ वेपराइजेशन LV यानी वेपराइजेशन वो किस सेक्शन से मिलेगा। अरे सेक्शन होता है तो 2 पॉइंट बताओगे ना, किसके किसके बीच में वेपराइजेशन नजर आएगा। C से D वेपराइजेशन को डिनोट करता है। जरा इस ग्राफ में देखो वो कहां से कहां तक है, 20 से लेके 30 तक, 20 मिनट से लेके, यहां 20 मिनट लिखा है और यहां क्या लिखा है 30 मिनट, यानी यार ये पूरा ड्यूरेशन कितनी देर का है, 10 मिनट। यानी यार 20 मिनट से 30 मिनट के दौरान क्या हुआ है, वेपराइजेशन हुआ है। क्या जनता ये बात समझ पा रही है? 10 मिनट का समय है और 42 जूल पर मिनट, 42 किलो जूल पर मिनट, किलो का मतलब है 10 की पावर 3 से 10 मिनट तक हीट खाई गई है। तो कितनी हीट खाई गई होगी यार, 42 इंटू 10 की पावर 3, ये आंसर आएगा कितना, 420 किलो जूल। ये जूल में है यार,
420 किलो जूल हीट खाई गई है। यार ये बताओ 42 किलो जूल हर मिनट खाई जा रही है, तो 10 मिनट में कितनी खाई जाएगी? यार हमने टाइम वाली इंफॉर्मेशन से हीट निकाल लिया है। क्या ये बात जनता को समझ में आ रही है? 20 से लेके 30 मिनट यानी 10 मिनट के दौरान कितनी हीट खाई गई वो हमने कैसे निकाल लिया? यार पर मिनट 42 किलो जूल था, तो 10 मिनट में कितना खाएगा? 420 किलो जूल हीट निकल आई है। पूछा क्या गया है? एलबी पूछा है। तो मुझे बता यार एलबी निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है? Q बराबर MLV। Q हमने निकाल लिया है 420 किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3 होता है। M कितना दिया गया है? 5 kg। तो LV कितना आ जाएगा? 84 किलो जूल पर केजी। पर केजी है कि ग्राम है? पर केजी। क्या ये बात समझ में आ गई यार? क्वेश्चन समझ में आया यार कैसे पूछा गया? तो सब है यहीं से, तरह तरह से पूछा जा सकता है। क्या यही क्वेश्चन फ्यूजन के लिए पूछा जा सकता है? तुम्हें यार कोई इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछता लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताओ, तो तुम यार किस टाइम को ध्यान देते? 5 से 10, 5 मिनट से लेके 10 मिनट के समय में उसने जो भी हीट खाई है, मटेरियल ने जो भी हीट खाई है, वो किस काम में खर्च हुई है? फ्यूजन में। तो यार ये यहां से यहां कितना मिनट का समय हुआ? 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितनी हीट खाएगा नहीं निकाल लोगे? अरे जैसे 10 मिनट में निकाला है वैसे ही 5 मिनट में। अब उस हीट को किसके बराबर लिख दोगे? MLF के, तो LF निकल आएगा। क्या अभी समझ पा रहे हो यार इस ग्राफ को कैसे रीड करना है, कैसे उससे क्वेश्चन बनाना है? कोई दिक्कत है भाई? आगे बढ़ सकते हैं। सारे राज यहीं छुपे हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो फिर क्वेश्चन थोड़ा बहुत बदल के भी आएगा तो कर ले जाओगे। ये कैलोरीमेट्री वर्ड आया कहां से है? तो कैलोरीमेट्री वर्ड आया है एक अरेंजमेंट से जिसको क्या बोलते हैं? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का मेन पर्पस होता है कि किसी बहुत हाई टेम्परेचर वाली बॉडी का टेम्परेचर पता करना, और वो भी बहुत सस्ते डिवाइस से। और वो सस्ता डिवाइस है थर्मोमीटर। सस्ता डिवाइस क्या है? थर्मोमीटर। सोचो तुम्हारे पास एक रेड हॉट आयरन है और उसका टेम्परेचर पता करना है, तो तुम थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हो क्या? थर्मोमीटर उसमें टच करा दो तो ना रहेगा थर्मोमीटर, ना दिखेगा टेम्परेचर। क्यों? अरे मेल्ट कर जाएगा भाई। थर्मोमीटर कांच का बना होता है और लोहा अगर रेड हॉट है तो मतलब कांच को तो पिघलाई देगा। तो फिर क्या इंतजाम है? इस थर्मोमीटर में उस रेड हॉट आयरन के टुकड़े को इसमें डाल दो, तो थोड़ी देर बाद वो इसको स्टीरर की मदद से हिलाते रहो। लिक्विड पहले से पड़ा है, इसमें वाटर पड़ा है, तो थोड़ी देर में क्या होगा यार कि वो रेड हॉट ठंडा होते होते पानी के टेम्परेचर पे आ जाएगा, और पानी गर्म होते होते एक कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएगा। यानी एक बॉडी गर्म से ठंडी हुई है और दूसरी बॉडी ठंडे से गर्म हुई है, और कोई एक कॉमन टेम्परेचर पे चीजें आ गई। तो यार इस प्रोसेस में रेड हॉट आयरन ने हीट क्या दी है? हीट दी है या ली है? और वाटर ने हीट, क्या जितना हीट एक देगा दूसरा उतना हीट लेगा। हम इस कैलकुलेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना रहा होगा। क्या जनता समझ पा रही है? हम यार यहां फॉर्मूला लगाएंगे कि उस सॉलिड ने जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, उसने अपना टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर से किसी कॉमन टेम्परेचर T0 तक लाया। वो T0 मिक्सचर का टेम्परेचर है, और ठंडा पानी उसके अंदर पड़ा था, और उसने अपना टेम्परेचर कुछ T0 पे ले गया है। पहले उसका T इनिशियल रहा होगा। यार इस वाटर का टेम्परेचर पहले कितना था? T इनिशियल, और बाद में कितना हो गया? T0। और जो मैंने इसके अंदर कोई टुकड़ा डाला था उसका टेम्परेचर पहले कितना था? T हॉट था, और बाद में कितना हो गया है? T0। ये T0 क्या है? टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जब दोनों अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं और दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। क्या इस पूरे चीज में TH T0 जो भी है, क्या ये थर्मोमीटर से आराम से मेजर किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि यार यहां पे चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ा वो वाटर की बॉइलिंग रेंज से कम ही होगा।
थर्मोमीटर तीनों टेम्परेचर बता के नाप के बता देगा। यहां हमने डायरेक्ट उसको टच नहीं कराया है। अब जब तीनों टेम्परेचर तुम्हें पता है, मास ऑफ द किसी चीज का मास निकालने के लिए चिमटे से पकड़ के नाप लो, उसमें छूने की जरूरत थोड़ी है, मास मेजर कर लिया जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टेबल तो सबके पास होती है, एस पता, सब कुछ पता, तो क्या टीएच सॉल्व करके निकाला जा सकता है कि नहीं? यार इसमें सब कुछ पता है, टीएच सॉल्व करके निकाला जा सकता है कि नहीं? इस पर्पस के लिए कैलोरीमीटर बना है। मगर कैलोरीमीटर में पर्पस वाले क्वेश्चन ना पूछ के बिना पर्पस वाले क्वेश्चन पूछने का फैशन ज्यादा है कि यार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैलोरीमीटर में आइस मिलाई गई और फिर आइस के साथ थोड़ा सा स्टीम डाल दिया गया, तो बताओ मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, है ना यार। वाटर डाला गया, वाटर में आइस मिला दिया गया, अभी उसमें बस बियर की बारी वही नहीं मिलाया गया है, वरना बहुत सारे और नए वेरिएशन भविष्य में आएंगे। तो ये सब क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। तो हमें बस हर जगह करना क्या है, हीट गिवन बाय हॉट बॉडी, हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी, ये लगा देना है। बात क्लियर है? हालांकि यार इस डिस्कशन में बहुत आइडियलिटी फॉलो करी गई है। आइडियलिटी ये कि यार गर्म बॉडी हीट खिलाएगी और ठंडी बॉडी हीट खाएगी, क्या इसके अलावा हीट की बिल्कुल बर्बादी नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। अरे थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर में जाएगा, थोड़ा बहुत ये कैलोरीमीटर खाएगा, उन सब चीजों को हमने क्या किया है, इग्नोर कर दिया है। यानी एक आइडियल एमीटर से, आइडियल कैलोरीमीटर से हम क्या मान के चलते हैं यार, फॉर आइडियल कैलोरीमीटर, यानी आइडियल कैलोरीमीटर वो कैलोरीमीटर है जो खुद कोई हीट नहीं खाता है, यानी इसका हीट कैपेसिटी क्या होता होगा, 0 होता होगा। हीट आइडियल कैलोरीमीटर वो कैलोरीमीटर है जिसके अंदर लिक्विड पड़ा है, उसका टेम्परेचर बदल रहा है, तो क्या कैलोरीमीटर का टेम्परेचर नहीं बदल रहा होगा? कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी बदल रहा है, उसके बाद भी वो कोई हीट नहीं खा रहा है, तो वो आइडियल है। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो क्या अगर रियल कैलोरीमीटर होता तो ये डिस्कशन ऐसा ना होता, तब उस डिस्कशन में क्या अंतर आ जाता? यार हीट गिवन बाई हॉट बॉडी ये तो सही था, लेकिन हीट टेकन में वाटर के अलावा और कौन आ जाता? कैलोरीमीटर भी आ जाता। हीट टेकन बाई वाटर के अलावा और कौन कौन खाता? तो यार तब हम रियल कैलोरीमीटर में ऐसे लिखते हैं, एम वाटर एस टी हॉट माइनस टी नॉट, एम वाटर एस वाटर टी नॉट माइनस टी इनिशियल। साथ में क्या लिखते? साथ में लिखते हीट कैपेसिटी इनटू टी नॉट माइनस टी इनिशियल। नहीं समझा? ये हीट कैपेसिटी किसका है? तो ये हीट वाटर ने खाई है और ये हीट किसने खाई है? कैलोरीमीटर ने खाई है। क्या जनता समझ पा रही है? HC क्या है यहां पर? हीट कैपेसिटी का मतलब होता था कोई मटेरियल अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट खाता है। तो अगर पर डिग्री बढ़ाने के लिए HC खाएगा तो इतना टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी खाएगा, हम ऐसे निकाले। इसमें मास का टर्म मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड होता है। क्या जनता समझ पा रही है? तो ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ये किसके लिए लिखा था? आइडियल कैलोरीमीटर के लिए। और ये मैंने किसके लिए लिखा है? रियल कैलोरीमीटर। तो कौन सा लगाना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, आइडियल वाला या रियल वाला? आइडियल हम पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि उसमें मैथ्स लगाना थोड़ा सा आसान रहे। तो यार इसको आसान बनाने के लिए, रियल कैलोरीमीटर के डिस्कशन को आसान बनाने के लिए एक टर्म इन्वॉल्व कराया गया। यार सबका एक एक नंबर कम कर दो, बहुत शोर करता है। सस्ते वाले फैन है, शोर करते हैं। अब जो है ना हीटर ऑन कर दो। हीटर लगाना पड़ेगा, सर्दियों में लगाया जाए क्या? अरे ये क्यों ऑन करो एसी? हीटर बोला मैंने। तुम लोगों को रियल माहौल देने के लिए। हो सकता है मई में तो गर्मी पड़ती है और हो सकता है 3rd फ्लोर पे तुम्हारा सेंटर पड़े जिसके ऊपर सीधे सीधे धूप पड़ रही हो। हाँ क्या बताओ?
यार वो 4 AC की प्रैक्टिस मैं करा नहीं पाऊंगा क्योंकि चलो यार इधर ध्यान दे फिर से। तो यार फॉर्मूला आसान बना रहे इसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया है, उसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो यार फॉर्मूला आसान बना रहे इसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया है, क्या है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। ये नाम क्या है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। इसके यार सिंबल अलग अलग लिखते हैं लोग, मैं इसको W लिख देता हूं। ये क्या है यार? वाटर इक्विवेलेंट। तो क्या जब मैं ये लिख रहा हूं कि यार कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी कुछ है तो कैलोरीमीटर भी हीट खाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें यह दे दूं कि ये कैलोरीमीटर कितने वाटर के बराबर हीट खाता है, नहीं कुछ इस तरह के इक्विवेलेंस बना दिए जाएंगे, जैसे कि हम लोग एक भोज का आयोजन करते हैं जिसमें इंसान लोग आते हैं और खाना खाते हैं, मगर उसके बीच में एक दो घोड़े भी खाना खाने आ जाते हैं। तो हम लोग अब यार इंसानों के लिए कितना खाना खाया, तो हम ऐसे कहेंगे यार 50 इंसान इंटू 4 पूड़ी, 200 पूड़ी खाई। लेकिन यार घोड़े जो है 20-20 पूड़ी खा रहे थे, तो हम लोग यार उसको ऐसे भी बात कर सकते हैं यार कि वो 4 इंसान के बराबर पूड़ी खा रहे थे। कितने? 20 मतलब 5 इंसान के बराबर। तो एक घोड़ा 5 इंसान, मान लिया 2 घोड़े थे उस भीड़ में, 50 आदमी थे और 2 घोड़े थे, तो हम उनको कैसे कह सकते हैं यार? 50 इंसान और 2 घोड़े, तो सीधे सीधे हम कह देंगे यार 60 इंसान थे। तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम क्या कहते हैं यार कि 60 घोड़े थे और सबने 60 इंसान थे और सबने 4-4 पूड़ी खाई, तो कितनी हो गया यार? 240। समझ गया? तो कैलकुलेशन तो वही निकल गया है ना भाई। हमने क्या किया? घोड़े को इंसान के साथ इक्विवेलेंस बना लिया। अब यार सेम लॉजिक इधर है यार कि कैलोरीमीटर कितने वाटर के बराबर हीट खाता है। अगर मुझे यह पता चल जाए कि कैलोरीमीटर कितने वाटर के बराबर हीट खाता है, मान लिया इसमें 200 ग्राम वाटर पहले से पड़ा हुआ है और कैलोरीमीटर भी 100 ग्राम वाटर के बराबर हीट खाता है, तो हम मन में कैलोरीमीटर लाए ही नहीं, क्या लाएं? 300 ग्राम वाटर। समझ गया यार? तो कैलकुलेशन हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा। तब तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन बस यहां m वाटर के साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा? m वाटर के साथ W और जोड़ देना पड़ेगा। क्या मेरे ख्याल से घोड़े वाले एग्जाम्पल से बात समझ में आ गई होगी, या कोई और गंदा एग्जाम्पल यूज करूंगा? यार करना पड़ता है यार, अब क्या करें यार, समझाने के लिए सब करना पड़ता है, वरना मुझे कौन सा अच्छा लगता है कि मैं इंसानों के साथ घोड़े को खाने खिलाने बैठा हूं। काम है ऐसा यार कि सब करना पड़ता है यार, मुझे गंदे गंदे एग्जाम्पल ढूंढ के लाना पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, कोई तुमसे पूछा यार वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी, तो वाटर इक्विवेलेंट वाटर ही तो है यार, तो उसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम होगी। यार वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम या ग्राम, जिसमें भी मेजर किया गया है। क्या मतलब है इसका कि कैलोरीमीटर कितने वाटर की इक्विवेलेंट हीट खाता है। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि कैलोरीमीटर कितने वाटर के बराबर हीट खाता है, उतने वाटर के मास का नाम क्या है? वाटर इक्विवेलेंट। क्या जनता समझ में आ गई है बात? और तब हमारे लिए डिस्कशन आसान हो जाएगा। हीट खाने वाला जो वाटर था, उसमें जितना वाटर था उसके साथ W और ऐड कर देंगे, तो डिस्कशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या जनता को समझ में आए? कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा है वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी, तो वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम और ग्राम, जिसमें भी उसको मेजर किया गया है, क्योंकि वो मास ही है। क्या बात समझ रहा है? कोई दिक्कत है भाई? नोट करना चाहेंगे?
बात क्लियर है भाई लोग? आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये रीड कर रहा हूँ कि तुम लोग ऐसा क्या बोलते हो जो मैं नहीं बोल पाता हूँ, और फिर समझ में आ जाता है। बोलो बोलो, मैं समझने की कोशिश करूँगा। अभी भी नहीं समझ आया ना? तो लास्ट वाला जो आपने कंपेयर किया ना, मुझे वो एग्जांपल भी समझ में आ गया, लेकिन वो कंपैरिजन नहीं समझ में आया। एनालॉजी जो एनालॉजी थी वो नहीं समझ में आई। एग्जाम्पल मतलब बदलना पड़ेगा मुझे। अभी तक मेरे पास यही एग्जाम्पल है। सर वो घोड़े वाला एग्जांपल मुझे समझ में आ गया, हाँ। लेकिन जो आपने एनालॉजी दी वो नहीं समझ। मैं कह रहा हूं कि कैलोरीमीटर, मान लिया कैलोरीमीटर, ये जो कैलोरीमीटर है अपना 1 डिग्री बदलने के लिए कुछ 40 जूल खाता है, 40 कैलोरी खाता है ना? कैलोरीमीटर 40 कैलोरी खाता है। और वाटर अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी खाता है। तो कितने ग्राम वाटर लें जो कैलोरीमीटर के बराबर हीट खाए? 40 ग्राम। 40 ग्राम वाटर अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 40 कैलोरी खाएगा, और कैलोरीमीटर भी अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 40 कैलोरी। तो मैं कहूंगा उस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम है, 40 ग्राम वाटर के बराबर है, क्योंकि 40 ग्राम वाटर भी अपना डेल्टा टी बदलने के लिए 40 इंटू डेल्टा टी खाएगा, और वो भी 40 इंटू डेल्टा टी खाएगा। ये मतलब है। क्या बात समझ पा रहे हैं? कितने वाटर के बराबर कैलोरीमीटर हीट खाता है, वही क्या है? वाटर इक्विवेलेंट। क्या जनता समझ पा रही? मैंने एक और एग्जांपल में एडिशन किया है, समझ लें। अगर मैं कहता हूं 1 कैलोरीमीटर अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 40 कैलोरी खाता है, यानी कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी कितनी है? 40। हीट कैपेसिटी क्या होती है कि कोई भी मटेरियल अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट खाता है? 40। वाटर अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी खाता है। तो बताओ कितने ग्राम वाटर लें कि वो कैलोरीमीटर के बराबर हीट खा ले? 40 ग्राम वाटर लें। तो 40 ग्राम अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 40 कैलोरी खाएगा, और कैलोरीमीटर भी अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 40 ही खा रहा है। तो इसका मतलब 40 ग्राम वाटर इज इक्विवेलेंट टू हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। क्या जनता समझ पा रही है कि नहीं समझ पा रही है? दैट्स इट। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, जितना लिख लिया उतना काफी है। तो यार बात एग्जाम्पल से और क्लियर होगी, क्योंकि चाहे जितनी बातें थ्योरेटिकली कर ली जाए, जब तक मैथ्स नहीं आती तब तक मैथ्स दिमाग में नहीं जाती है। तो मैंने यहां पे यार एक इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर आइस बंद कर रखी है। ये आइस बॉक्स के अंदर मैंने आइस रखी है -40 डिग्री पे। -40 डिग्री की ये आइसक्रीम है, 100 ग्राम। ठीक है यार, इसका S आइस दिया है इतना, और S वाटर दिया है इतना दिया है। ठीक है, S सब समझते हैं, L भी सभी लोग समझते हैं। वाटर के लिए ये सारी वैल्यू स्टैंडर्ड है। LF होता है 80 कैलोरी, यानी जब आइस वाटर में बदलती है, और जब वाटर स्टीम में बदलता है तब उसका L कितना होता है? 540। तो क्वेश्चन पूछा यार -40 से 0 जाने में ये कितनी हीट खाएगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? Q बराबर MS डेल्टा टी। चलो, डेल्टा टी का मॉड रखना होता है हमेशा, कंफ्यूजन कभी नहीं पालना, इसमें अभी कभी निगेटिव नहीं आएगा। मुझे बताओ मास कितना दिया मैंने? 100 ग्राम। S कितना दिया है? 0.5। कितना टेम्परेचर बदलेगा? 40। अभी ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि माइनस से गया, प्लस से गया, जहां से गया, कहीं से गया, हमें यहां 40 ही लिखना है। ठीक है, कितना आ गया भाई? 2000 कैलोरी। 2000 कैलोरी खा के ये आइस 0 डिग्री की आइस बना लेगा।
अभी 0 डिग्री आइस पे गया है, -40 डिग्री आइस पे था, अभी 0 डिग्री आइस में, अभी तक ये आइस ही है भाई। फिर कहा गया यार 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बनाना है, कितनी हीट खाएगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? Q = mLF। m कितना दिया है? 100 ग्राम। लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन 8000 कैलोरी खाएगा फेज कन्वर्जन में। कोई दिक्कत है तो आगे की कहानी बढ़ा सकते हैं, कुछ बढ़ाते जाओ। कहानी को आगे बढ़ाते जाएं, स्मॉल मिलाते जाएं, लार्ज बनाते जाएं। जीरो डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर पहुंचाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? यही लगेगा ही यार, ms डेल्टा टी। तो मास है 100 ग्राम। अरे मास तो वही है भाई, वही आइस वाटर बनी थी, मास क्यों बदल जाएगा भाई? s कितना होता है? 1। टेम्परेचर कितना बदला है? 100। ये आ गया यार 10,000 कैलोरी, 10,000 कैलोरी। फिर कहा गया यार 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री स्टीम के लिए अब क्या लगा दें यार? mLV। मास है 100, LV कितना है? 54, 540, तो ये आएगा 54,000 कैलोरी। सबसे ज्यादा हीट किस दौरान एक्सचेंज होती है? एक हमें रफ आइडिया लग रहा है, सबसे ज्यादा हीट एक्सचेंज वाटर से स्टीम बदलने के दौरान या स्टीम से वाटर बदलने के दौरान होती है। उस दौरान यार एक्सचेंज ऑफ हीट बहुत ज्यादा होता है, यानी हीट खाई बहुत जाती है, वाटर हीट बहुत खाता है, बट टेम्परेचर में कोई बदलाव दिखाता नहीं है। तो यार ये क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी कराया, ये पूछे जाने के ना के बराबर चांसेस हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता है, नहीं, ये पूछा जाएगा जो अगले हैं। ये तो आसानी है, मतलब ये मुश्किल लग रहा है किसी को क्या? मैं तो कई बार समझ ही नहीं आता क्या आसान क्या मुश्किल। फिर तुम लोगों से पता चलता है अच्छा कुछ मुश्किल हो गया लग रहा। ये तो आसान होता है भाई, ये तुमको समझ नहीं आया, ये आसान है भाई। अब समझ में आ गया? अच्छा तुम भी अगले लेवल पे आ चुके हो जहां ये दिखना बंद हो जाता है। ये भैया 9th 10th से शुरू हो जाता है डिस्कशन। 9th में था कि 10th में था? इसीलिए यार पता नहीं यार, ये दो बोर्ड है ही क्या यार? यूनिफिकेशन कर देना चाहिए हर तरह के बोर्ड का, एक बना दें। तो मेन क्वेश्चन अब जरा यहां मुझे बताएं कि मैंने यार इस लिक्विड को 5000 कैलोरी खिलाया है। कहानी क्या है? मैंने इसको 5000 कैलोरी खिलाया है, तो बताओ कंटेनर का टेम्परेचर क्या होगा? तो यार ये क्वेश्चन किए जाने के लिए तुम्हें कुछ कुछ काम पहले से करके रखना पड़ेगा, तभी तुम उसका जवाब दे पाओगे। मैंने यार सोचो यार इस कंटेनर को अगर 5000 कैलोरी खिलाया है तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? भाई 2000 खा के ये खत्म हो जाएगा। अब बचा कितना? 3000 खाने का प्रोसेस चल रहा होगा, और जब 3000 खाने का प्रोसेस चल रहा होगा तब टेम्परेचर कितना होगा? और अभी पूरा तुम्हें वाटर बनाना हो तो 8000 खाएगा, और तुम्हारे पास बचा अभी कितना है? 3000। तो इसका मतलब ये पूरा वाटर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आइस से वाटर कन्वर्जन चल रहा होगा तभी हीट हमारी खत्म हो जाएगी, यानी कुछ आइस बचेगा कंटेनर में और कुछ वाटर बनेगा, और टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? 0 डिग्री। क्या जनता समझ पा रही कि नहीं? ये मैं अभी बातों बातों में बता रहा हूं, इसमें कोई मैथ्स मैं नहीं लगा रहा हूं, यहीं से समझ में आ रहा है। चलो यार अगला क्वेश्चन, अगर मैं इसको 15000 कैलोरी खिलाता हूं तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? यार ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा? बिल्कुल 2000 है, ये पूरा हो जाएगा, 10000 खर्च हो चुका है, ये वाला पूरा हो जाएगा। अरे इसको यार, इसको 10000 और चाहिए, 10000 तो यही खर्च हो चुका है, हमारे पास है तो 15000 ना यार। तो ये प्रोसेस
आधा पूरा होगा। अरे यार 10,000 में पूरा हो जाता, 5,000 तो खिलाया है, तो तुम गैस कर सकते हो इसका टेम्परेचर क्या होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? 0 से 100 में पहुंचने के लिए 10,000 की डिमांड कर रहा है, हमारे पास बचा है मात्र 5,000, तो इसका प्रोसेस आधा पूरा होगा। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? क्या जनता समझ पा रही है ना? 30,000 खिलाया गया है, ये खत्म 10,000 खर्च, ये खत्म 10,000 खर्च, 10,000 इसका खत्म, तो ये प्रोसेस अधूरा रह जाएगा। और जब ये प्रोसेस अधूरा रह जाएगा तो टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री। क्या जनता समझ पा रही? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो नहीं कर लोगे यार, ऐसा पूछा जाएगा तो भी तुम्हें ये करके रखना पड़ेगा, तभी तो तुम अंदाजा लगा पाओगे। क्या जनता समझ पा रही है? अब यार एक तो क्वेश्चन होता है कि टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर बताना, ये तो आसान लग रहा है। एक क्वेश्चन और होता है ये बताना कि कितना आइस और कितना वाटर होगा, या कितना स्टीम और कितना, ये क्वेश्चन इन दो में पूछा जा सकता है। और यहां पूछा जा सकता है टेम्परेचर कितना होगा। नहीं, क्वेश्चन समझते जाना भाई। मैं यहां पर अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, टेम्परेचर तुमने बता दिया यार, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, इसका कितना है 100 डिग्री। लेकिन इसमें अगला टेम्परेचर, अगला क्वेश्चन ये होगा कि कितना आइस मेल्ट हो चुका है और कितना अभी बचा है, ये कैसे निकालोगे यार। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा क्वेश्चन है कि कितना आइस है और कितना वाटर है, तो ये करने के लिए अब हम लगाएंगे क्या, हीट गिवन इज इक्वल टू क्या, हीट टेकन, ये लगाएंगे तो समझ में आएगा। बता हमने इसको कितनी हीट, इस मिक्सचर को कितनी हीट खिलाई है, 5,000। 5,000 में से 2,000 कहां लग गया इसमें, ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या अधूरा रह गया है, ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या अधूरा रह गया है, अधूरा रह गया। इसका मतलब इसका मास पूरा 100 ग्राम पूरा मेल्ट नहीं होगा, कुछ m ग्राम मेल्ट होगा, यानी यहां अननोन क्या है, कितना मेल्ट हुआ। तो मान लेते हैं m ग्राम इज मेल्टेड, ये m अभी हमें पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यार, प्लस इस प्रोसेस को अधूरा होना है, यानी 100 नहीं बल्कि m ग्राम, तो m इंटू क्या लगा देंगे l तुम्हें 80 पता है, क्या इस पूरी लाइन में m सॉल्व होके आ जाएगा, 3000 बराबर ml आएगा, m लाना है, l 80 है, तो ये m का आंसर है 300 डिवाइड बाई 8। कोई मुझे बताएगा ये कितना आ रहा है, इतना मास क्या बन चुका है, यानी यार इस मिक्सचर में 37.5 ग्राम क्या होगा, वाटर। कोई पूछे आइस कितना होगा, माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आइस है तो 100 ही ग्राम ना। तो कंस्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर कहीं लिखा हो तो कंस्टिट्यूट का मतलब होता है कितना 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 क्या क्या है, तो इतना पिघल के वाटर बन गया है और बचा हुआ आइस है। क्या जनता समझ पाई ये क्वेश्चन? और अगर ये समझ आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला, ये आसान था यार। तीसरे वाले में क्या क्या होगा, तो तीसरे वाले में क्या क्या होगा, मैं यार सीधे लिखूं, चलो कितना खिलाया है मैंने, 30,000, ये हो गया हीट गिवन। हीट टेकन में क्या क्या पूरा हो चुका है, क्या 2,000 वाला पूरा हो गया है, प्लस 8,000 वाला पूरा हो गया है, प्लस 10,000 वाला, इनमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। अधूरा क्या हुआ है, और इस अधूरे में क्या अननोन है, कितना स्टीम में कन्वर्ट हुआ। मैंने यहां मान लिया था पूरा स्टीम में कन्वर्ट, तो 54,000 डिमांड कर रहा है, इतना तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं m अननोन है और l 540 है। क्या पूरी लाइन में m अननोन सॉल्व होके आ जाएगा, जो भी आएगा, कितना आ रहा है, तो लगभग 9 ग्राम के आसपास आएगा। एक 1000 डिवाइड बाई 54 कितना आ गया भाई,
चलो यार 18 के आसपास सही कह रहा है यार, ऐसे ही कुछ आएगा। तो इतने ग्राम क्या होगा, इतने ग्राम स्टीम होगी। तो बचा कितना फिर 82 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। क्या समझ गए हैं क्वेश्चन कैसे करना है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। नोट करो भाई। अच्छा यार ये क्वेश्चन वैसे तो तुम्हें समझ आ गया है, बट इसको भी मैथमेटिकली करना हो, कई बार टेम्परेचर फील नहीं होता है। जैसे भी परफेक्ट आंसर था, तुमने टेम्परेचर फील कर लिया है, जरूर नहीं हमेशा फील हो। तो इसके मैथमेटिकल स्टेप क्या है, तुमने कितना हीट दिया है 15,000, वो कहां कहां खर्च हुआ है, 2000 पहला वाले प्रोसेस में, 8000 दूसरे वाले प्रोसेस में, तीसरा प्रोसेस इनकम्प्लीट रहा है। तो तीसरे प्रोसेस में क्या अननोन है, यही मैं बताना चाह रहा हूं। तीसरे प्रोसेस में एम अननोन नहीं है। ये कोई प्रोसेस क्या फेज कन्वर्जन चल रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि 2 ग्राम वाटर अपना टेम्परेचर अलग ले जाए और बाकी का 98 ग्राम कोई और टेम्परेचर पे रहे? यार मिक्सचर में सबसे खास बात यह है कि पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है। तो 100 ग्राम वाटर अपना टेम्परेचर बदल रहा है कि फेज बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है। तो यहां अननोन मास नहीं है, यहां अननोन टेम्परेचर है। क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कुछ ग्राम अपना टेम्परेचर अलग कर ले और कुछ ग्राम अपना टेम्परेचर पूरा 100 ग्राम अपना टेम्परेचर 0 से बढ़ाएगा और 100 के बीच में कुछ ला देगा। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस m दैट इज s, m s डेल्टा t ये लगाएंगे। m दैट इज 100, s दैट इज 1 और t फाइनल हमें लाना है, t इनिशियल कितना था 0। तो ये t फाइनल अननोन है और सॉल्व करके ये t फाइनल कितना आएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इत्तेफाक से आंसर बढ़िया था इसलिए फील हो गया था। अगर ये 16,000 लिखा होता ना तब तुम्हें ये मेथड करना पड़ता। क्या जनता समझ पा रही है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्या ये फील नहीं हो रहा था भाई? ये ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ जाती है? देखो 2000 और 8000 10,000 यहां खर्चा हो गया। अगला प्रोसेस अगर पूरा कराना था तो 10 और चाहिए था, जबकि हमने दिया 15,000 है ना, 10 इधर खर्चा हुआ, 5,000 ही है मात्र बचा हुआ। पूरा प्रोसेस कराने के लिए 10,000 चाहिए, तो आधा प्रोसेस 5,000 में होगा। आधा मतलब क्या 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या जनता फील कर पा रही? देखो यार परफेक्ट आंसर फील भी होते ही हैं, अगर तुम कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो मैथ्स जिंदाबाद है, फिर मैथ्स ही काम आती है यार। कॉम्प्लेक्स फीलिंग मैथ्स से सॉल्व होके सीधे आंसर देती हैं। नोट कर लिया भाई लोग? तो एक लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, इसको समझने का मतलब है कि पिछला सब बहुत आसान था, मुश्किल अगली कैटेगरी में आने वाली है। यहां तक फिर भी मैं मानता हूं ये आसान था। क्या ये किसी को मुश्किल लग रहा है क्या? तो आगे वाला फैलने वाला है, मैं पहले से बता दूं। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो ओके। इसमें यार क्या किया जा रहा है, 100 ग्राम स्टीम डाली गई है, 10 ग्राम, और 100 ग्राम क्या डाला गया है, आइस। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका कॉमन टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा, और साथ ही साथ पूछा है क्या क्या बचेगा मिक्सचर में, कितना कितना क्या क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें यार क्वेश्चन का कुछ थोड़ा सा पोर्शन पहले से करके रखना पड़ता है।
थोड़ा ठंडे एंड से और थोड़ा गर्म एंड से, ताकि हमें यह अंदाजा लगे कि कहानी कहां रुकेगी जाके। कहानी हमेशा एक कॉमन टेम्परेचर पे रुकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मिक्सचर में दो टेम्परेचर की चीजें पड़ी हों। हमेशा मिक्सचर का टेम्परेचर एक ही आता है। हो सकता है वो 0 पे आए तो सब 0 पे आ जाएगा, हो सकता है वो 100 डिग्री आए तो सब कुछ 100 पे आ जाएगा, हो सकता है वो 30 डिग्री पे आए तो सब कुछ। क्या जनता समझ पा रही है? एक मिक्सचर में दो टेम्परेचर नहीं हो सकते हैं, वो टेम्परेचर इक्वेट होकर रहता है फाइनली, और हम लोग जो भी डिस्कशन करते हैं वो फाइनली ही करते हैं। पहले तो ये बात क्लियर कर ले। अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? थोड़ा ठंडे एंड से और थोड़ा गर्म एंड से। तो यहां ठंडा कौन गर्म कौन? तो यार अभी थोड़ा सा यार हॉट एंड से काम करते हैं और थोड़ा सा हम लोग कोल्ड एंड से। तो यार इतना तो पक्की बात है कि सबसे गर्म चीज से मामला ठंडा होना है और सबसे ठंडी चीज से मामला, इतना तो पक्का है यार, ये फीलिंग तो सबको आ ही जाना चाहिए। तो यानी इसका आंसर, अच्छा क्या इसका आंसर 100 डिग्री नहीं हो सकता? हो सकता है। ये स्टीम से वाटर में बन रहा हो और तभी प्रोसेस रुक जाए तो आंसर 100 डिग्री भी हो सकता है। क्या इसका आंसर 0 डिग्री नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है कि वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा हो और तभी प्रोसेस। सबसे ज्यादा संभावना पता है इन आंसर की यही होती है। इस तरह के क्वेश्चन की ज्यादा संभावना यही होती है कि या तो आंसर 0 निकलता है या तो 100 निकलता है, क्योंकि वो प्रोसेस ज्यादा हीट एक्सचेंज करता है, ज्यादा संभावना उसी की होती है। खैर हम लोग क्वेश्चन को पहले पूरे प्रोसेस से करते हैं। हॉट एंड क्या है? स्टीम। हम मानते हैं कि स्टीम जो है 100 डिग्री से, स्टीम से 100 डिग्री वाटर में जाने वाली है, ऐसा मानते हैं। मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं। तो वो कितना हीट निकालेगा? ml यानी 540 इंटू 10 ग्राम है ना भाई, 10 ग्राम। तो कितना निकालेगा? 5400 हीट निकालेगा। ठीक है। अब थोड़ा हम कोल्ड एंड से काम करते हैं। आइस जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड आइस 0 डिग्री आइस में बने तो कितनी हीट खाएगा? कि खाएगा ऑब्वियसली। अच्छा अभी किया था, m है 100, s है 0.5, 40, ये कितना आएगा? 2000। खैर 2000 खाएगा। तो क्या लगता है ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा कि नहीं? हो ही जाएगा यार। ये 5400 निकालने वाला है, इसको मात्र 2000 की जरूरत है। तो ये तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर के लिए कितनी हीट और डिमांड करेगा? हाँ 8000। क्या लगता है ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार अभी ये 0 पे थोड़ी आया है, अभी तो ये 100 पे है। एक काम करते हैं यार, 100 डिग्री वाटर से 0 डिग्री वाटर के लिए कितनी हीट और ये निकालना चाहता है? 1000। यानी यार ये 6400 निकालना चाहता है, 0 आने को तैयार है, और ये 10,000 खाना चाहता है, 0 आने को तैयार है। बात कहां रुकेगी? बस इतने समझ में आना चाहिए यार। अगर क्वेश्चन में अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है टेम्परेचर और मिक्सचर, और इसका आंसर आ चुका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कैसे पता चला? यार ये खा रहा है, कह रहा कि मुझे 10,000 चाहिए, मैं 0 पे आ रहा हूं। ये कह रहा है मैं 0 में आने के लिए 6400 दूंगा। तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाएगा? तो इनकम्प्लीट रहने का मतलब है कि कन्वर्जन चल रहा होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो जब कन्वर्जन चलता है तब टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री। ये 0 पे आ गया, ये भी 0 पे है, मामला रुक जाएगा। इसके बाद कोई प्रोसेस आइडियली नहीं होगा। प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ होता है। क्या जनता समझ पा रही है? टेम्परेचर और मिक्सचर इतना करने से पता चल गया। अगला क्वेश्चन क्या होगा? कितना वाटर, कितना आइस। यार यहां से जब क्लैरिटी आ गई कि मामला ये इनकम्प्लीट होने वाला है, तो अब डिस्कशन बहुत आसान है। अब मुझे फिर से लगाना है हीट गिवन इक्वल टू क्या? हीट टेकन। बस हमें यह ध्यान रखना है कौन सा इनकम्प्लीट रह गया है। क्या ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है? तो लिख देते हैं 5400 यहां, 1000 यहां, ये हीट हॉट बॉडी देने वाली है। क्या ये
2000 वाला पूरा हो जाएगा कि नहीं? कौन सा इनकम्प्लीट है? और इसमें क्या अननोन है? टेम्परेचर या मास? मास अननोन है क्योंकि फेज कन्वर्जन चल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि हाँ m इंटू 80। यार यहां 100 इंटू 80 लिखा था, यहां क्या लिखेंगे? क्योंकि पूरा कन्वर्ट थोड़ी होता है, हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इतनी हीट इसको मिलना ही नहीं। तो हमने मान लिया m इंटू, क्या सॉल्व करके m आ जाएगा कि नहीं? ये m किसका मास होगा? जो आइस वाटर में बदला है। नहीं, निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। 6400, 4400, कोई मुझे बताए कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। ये तो बहुत बढ़िया आ गया यार। ये यार 55 ग्राम आया है। 55 ग्राम 55 ग्राम आइस किस में बदल गई है? तो 55 ग्राम वाटर कहां से आया है? आइस से। अच्छा, इसके अलावा 10 ग्राम वाटर कहां से आया है? भाई ये भी तो 0 डिग्री में आने के बाद वाटर ही बना है। तो टोटल वाटर कितना हो गया यार? 5 ग्राम। और टोटल स्टीम, टोटल आइस कितना बचा? यार 55 ग्राम वाटर बन चुका था 100 में से, तो कितना बचा यार? 45 ग्राम आइस बच गया। पूरी कहानी समझ ले यार, देख ले यार। पूरा मिक्सचर कितने मास का था? 110 का, जिसमें से 100 का 55 कन्वर्जन हो चुका है, तो 55 बन गया वाटर, 10 वाटर वहां से आ गया, तो 65 हो गया, 45। ये मिला दो तो 110 है कि नहीं है? समझ ले यार आराम से। ये एक स्टेप ऊपर का क्वेश्चन है, अक्सर इसमें दिक्कत होती है लोगों को। अगर ये समझ में आ गया है तो पिछला सब बहुत आसान था। हाँ भाई कुछ बोलो यार, कैसा लग रहा है? तो मैं क्वेश्चन में बदलाव करने वाला हूं थोड़ा सा, इतना संभाल लो फिर मैं बदलाव करूं। एक क्वेश्चन तुम लोग भी तो करके दिखाओगे ना यार, ये तो अभी मैं खुद ही कर रहा हूं। हाँ भाई, कुर्सी की पेटी बांध ले, टेम्परेचर बढ़ने वाला है। हीट चल रहा था इसीलिए मुझे लगा एसी चलना चाहिए। हीट चल रहा है ना क्लास में। हमें बस ये ढूंढना होता है कौन सा प्रोसेस अधूरा रह जाएगा, और जो अधूरा रह जाएगा वहीं अननोन छुपा है। ये अधूरा रह जाएगा मतलब अननोन यहीं छुपा है। तो वो अननोन हमने m मान लिया है, सॉल्व होके वो मास आ गया, है ना। ये जब 6400 खाने को तैयार है और ये 10,000 लेने को बैठा है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। क्या जनता समझ पा रही है क्या प्रोसेस है? और ये थोड़ा सा ठंडे एंड से थोड़ा सा कोल्ड एंड से करके रखना पड़ेगा, तभी समझ आएगा कि कौन अधूरा रह जाएगा। ये क्वेश्चन यार बहुत मेथड से करना है, तभी समझ आएगा। अभी मैं अगले क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज बदलने वाला हूं। मैं यार 10 ग्राम स्टीम को 100 ग्राम स्टीम करने वाला हूं। जिसके लिए नोट कर लिया है वो शुरू हो जाए। मैं 10 ग्राम स्टीम को क्या करने वाला हूं? 100 ग्राम स्टीम। बस बाकी सेम है और सेम क्वेश्चन है। नोट कर लें और अगला क्वेश्चन करने की तैयारी करें। भाई इसमें 10 ग्राम स्टीम डाली है, उसमें 100 ग्राम स्टीम डाली, बस इतना अंतर है और क्या। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। आइस 100 है, आइस उतनी है भाई, देखो ना यार, ये है क्वेश्चन।
बड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी हैंगिंग प्रॉब्लम बंद हो गई यार, बहुत परेशान किया इस बोर्ड ने। अभी ये क्लिक कमांड भी लेता है, एनिमेशन भी चलाता है, हैंड राइटिंग भी बहुत गंदी नहीं आती, जितनी गंदी है उतनी तो आएगी ही, लेकिन कुछ बोर्ड भी गंदा कर देता था, कॉम्बो इफेक्ट बहुत गंदा हो जाता था। सर 0 डिग्री वाटर और 0 डिग्री आइस में हीट एक्सचेंज होगा? नहीं, रुक जाएगा प्रोसेस आइडियली। हम लोग ये मान के नहीं चलते ना कि हीट कहीं जा रही, कैलोरीमीटर के सब कुछ अंदर ही है। अगर हम ये अजम्पशन ले लें तो फिर तो बहुत कुछ होगा, वो एटमॉस्फेयर में हीट जाएगी। अगला क्वेश्चन हुआ राधिका? सो क्वेश्चन नहीं लिख रहा है। क्वेश्चन मैंने बोला है 100 ग्राम स्टीम करना है 10 ग्राम की जगह, बाकी सेम है। ये नोट कर लिया भाई लोग? हो गया यार, क्या क्या नोट करते हो तुम लोग? एक बोर्ड में जितना लिखा है उसके अलावा भी नोट करते हो क्या? ये क्वेश्चन है यार, अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं नीट में, अगर कभी गर्मी लगे तो भी हमारा दिमाग डाइवर्ट ना हो। थोड़ा सा यार हम लोगों को हॉट एंड से काम करना चाहिए और थोड़ा सा हमें किससे करना चाहिए, कोल्ड एंड से। पिछली बार मैंने हॉट एंड किस तरफ लिखा था? ओके। और फिर उससे हमें अंदाजा लगेगा कि प्रोसेस कहां रुकेगा। प्रोसेस एक टेम्परेचर पे रुकेगा, ये पक्की बात है, दो टेम्परेचर नहीं हो सकते। हो गया? ये क्या निकाले हो? जैसे निकाल लिया टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाएगा। हाँ, उसके बाद सर ये वाटर, ये वेपर हो गया, वाटर का हो जाएगा शायद। और सुनाओ बाकी लोग। तो यार हॉट एंड मतलब स्टीम की बात कर रहे हैं। स्टीम अगर ठंडी होगी तो सबसे पहला चीज क्या होगा, वो 100 डिग्री स्टीम से क्या बनेगा, 100 डिग्री वाटर बनेगा। तो कितनी हीट निकालेगा इस दौरान? चौवन 54,000 कैलोरी निकालेगा। मुझे लगता है इसके आगे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले ठंडे एंड को निपटा लें। ठंडा एंड मतलब क्या, आइस। और किसी ने किया क्या ये क्वेश्चन अब तक? किया है क्या यार? ठीक है, टेम्परेचर आ गया, फिर मास। कोल्ड एंड, कोल्ड एंड में यार भैया सबसे ठंडी चीज आइस है।
और वो आइस -40 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से पहले क्या बनाएगा? 0 डिग्री आइस। तो Q इक्वल टू कितना? हाँ ये निकाल चुके हैं यार, ये आएगा 2000। और अगला क्या आएगा? 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, ये भी हम लोग ला ही चुके हैं, 8000। क्या 0 डिग्री वाटर हुआ है और ये पूरा प्रोसेस हमें कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और ये अभी 100 डिग्री पे है, तो कौन सा प्रोसेस और आगे चलेगा? कोल्ड वाला और आगे चलेगा। तो हम 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर पहुंचा देते हैं। M है 100, S है 1, डेल्टा T 100, ये कितना आ गया यार? 10,000। यार अब तक 20,000 खा के 100 पे आ चुका है ये, अब इससे ज्यादा थोड़ी होगा यार। 100 तो टॉपर मैक्सिमम टेम्परेचर, उससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। ये 100 पे आने के लिए 20,000 की डिमांड कर रहा है, और ये 100 पे आने के लिए, वाटर बनाने के लिए 54,000 लुटाने को तैयार है। कौन सा प्रोसेस अधूरा रह जाएगा? यही प्रोसेस अधूरा रह जाएगा, यानी इसको पूरा वाटर बनने की जरूरत नहीं है। तो मिक्सचर में टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर तुरंत तय हो गया यार, इतनी कहानी से टेम्परेचर तय हो गया यार, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या जनता समझ पा रही है यार? ये 20,000 खा के 100 पे पहुंचा है, और ये 54,000 निकालने को तैयार है 100 पे रहते हुए। तो इसको 54,000 खर्च करना नहीं पड़ेगा, ये अधूरा रह जाएगा। यानी कुछ स्टीम बची रह जाएगी और बाकी सब कुछ क्या होगा? वाटर। यानी जैसे ही पता चल गया यार ये इनकम्प्लीट होना है, तो हमारा अननोन फिर क्या हो गया? M अननोन हो गया। क्या जनता समझ पा रही है? अब बस एक लाइन लिखना है M निकालने के लिए, क्या? हीट गिवन इक्वल टू क्या? हीट टेकन। तो यार हीट गिवन को लिखेंगे M इंटू 540 ml, नहीं, और हीट टेकन में वो पूरा 2000, 8000, 10,000, ये पूरा। क्या जनता समझ पा रही है यार? सॉल्व करके मुझे बताएं M का आंसर कितना आ रहा है। ये लगभग कितना आ रहा है भाई? 37 आएगा, 18.5 आ जाएगा। यानी यार 37 ग्राम स्टीम कौन आ रहा है? बात कर लो। नहीं सर, आप ही कर। हेलो जी, नमस्कार। अभी पढ़ा ही रहा हूँ मैं, वो कह तो रही थी जल्दी जाना, फिर रुकी रही है। फिर SKD के पास खड़े हैं, चले जाओ। ठीक है, भेज रहे हैं। हाँ भाई, 37 ग्राम स्टीम से क्या बन गया होगा? वाटर बन गया होगा, नहीं? और कुछ वाटर ठंडा वाला है, कितना? 100 ग्राम। यार 100 ग्राम तो ठंडा वाला वाटर था ही, जो आइस से बना है। तो टोटल वाटर कितना आ गया मिक्सचर में? 137 ग्राम क्या आ गया? वाटर। और आइस सॉरी स्टीम कितनी बची? यार 100 ग्राम स्टीम थी, जिसमें 37 वाटर बन गई, तो बचा कितना? 63 ग्राम क्या बचा? क्या जनता समझ पा रही है यार? हाँ हाँ, स्टीम। हाँ तो ग्राम लिखने में क्या दिक्कत है? स्टीम तो लिखा ही है भाई। हाँ, किसी के दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है, 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर बन गया। अब ये वाटर वापस स्टीम बनेगा, बन सकता है अगर टेम्परेचर और हाई हो। जब 100 डिग्री पे आ गया तो अब वाटर स्टीम नहीं बनेगा, सब प्रोसेस रुक जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है यार? 100 ग्राम वाटर आया, ये वो है ना, ये 100 ग्राम वो है
जो -40 डिग्री से होते होते 100 डिग्री तक आ चुका है। ये 100 वो है, 37 ग्राम तो इसका कन्वर्ट हुआ है। तो टोटल 137 ग्राम क्या हो गया, वाटर, और बचा हुआ क्या हो गया, स्टीम। तो ठीक है यार, इसके सारे क्वेश्चंस अब करके